वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो आवाज आ रही है सबको क्लियर? जी सर आ रही है। पार्टिसिपेंट्स है वो नजर आ रहे हैं 19। Should we wait for other students to join or we should continue? Okay, so let's start with today's lecture. Our today's lecture about crystalline and amorphous solids. We already have studied different solids, liquid, and gases in our thermodynamic course. So almost complete हम syllabus कर चुके हैं. So syllabus में कुछ जगह पे हम देखेंगे कि कोई छोटी मोटी चीजें जो हमारी रह गई उनको हम कवर करेंगे. तो उसमें मैं देख रहा था एक टॉपिक क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड्स. ठीक है, डिफरेंस जो है वो हमने कवर करना है. तो आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड्स. So the learning objective of today's lecture is to understand the difference between a crystalline and amorphous solid. तो आप लोग ऑलरेडी भी कुछ फैमिलियर हैं इस तरह के मटेरियल्स के साथ, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस मटेरियल्स के साथ. तो थोड़ा सा हम इसको आज डिटेल में देखेंगे. तो कौन कौन सी हमारे पास एग्जांपल्स जो हैं अवेलेबल हैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से. तो सबसे पहले देखें जो हमारे पास डेफिनेशन है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस की. Crystalline solids have regular ordered arrays of components held together by uniform intermolecular forces. देखिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप ऑलरेडी भी स्टडी कर चुके हैं. तो मे बी नेक्स्ट लेक्चर में इनको भी हम दोबारा से देखें. तो बहरहाल जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें हमें पता है कि हमारे पास रेगुलर ऑर्डर एरेज ऑफ कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स अगर इसके कंपोनेंट्स हैं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के, तो वो हमारे पास एक रेगुलर फैशन में या एक रेगुलर ऑर्डर ऑफ एरेज में जो है वो मौजूद होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में. ठीक है, और इसके कंट्रास्ट में जो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड होगा उसमें हमारे पास जो उसके कंपोनेंट्स होंगे वो रेगुलर ऑर्डर पे नहीं होंगे. ठीक है, यानी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. दोबारा इस डेफिनेशन को देखें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स have regular ordered arrays of components held together by uniform intermolecular forces, whereas the components of amorphous solids are not arranged in regular arrays. ठीक है, जबकि हमारे पास जो amorphous solids हैं उनके जो components हैं they are not arranged in regular arrays. तो regular arrays में arrange नहीं होते amorphous के केस में. So the learning objective of this module is to know the characteristic properties of crystalline and amorphous solids. तो इसमें हम लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो एग्जिबिट करते हैं. तो उसमें सबसे पहले देखें इंट्रोडक्शन में, with few exceptions, the particles that compose a solid material, whether ionic, molecular, covalent or metallic. अब ये देखें ये डिफरेंट किस्म के जो है वो बॉन्ड्स हैं
यानी उसमें सॉलिड मटेरियल जब बनते हैं तो उसमें लाइनर बॉन्ड भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर कोवलेंट या मेटेलिक बॉन्ड भी हो सकता है। तो कहते हैं कि चंद एक्सेप्शंस के अलावा बाकी जो हमारे पास सॉलिड हैं आर हेल्ड इन अ प्लेस बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम। तो उस सॉलिड्स में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो मौजूद होती हैं। When we discuss solids, therefore, we consider the positions of the atoms, molecules, or ions which are essentially fixed in space. तो जब भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे या सॉलिड की भी बात करें तो हम क्या उसमें कंसीडर करते हैं, हम देखते हैं कि जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं उनकी पोजीशन जो है वो क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे वो स्पेस में फिक्स्ड है। सो रेदर देन देयर मोशंस, उनके मूवमेंट के बजाय उनकी फिक्स पोजीशंस जो है उनको स्टडी करते हैं सॉलिड के केस में। जबकि मोशन जो है वो हमारे पास जब हम गैसेस की बात करते हैं तो उसमें हम मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ से उनकी स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, लिक्विड और गैसेस के केस में। जबकि सॉलिड के केस में पोजीशंस को देखा जाता है। ये इनका मेजर डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। The constituents of a solid can be arranged in two general ways. They can form a regular repeating three-dimensional structure called a crystal lattice. तो थ्री डायमेंशनल रेपिटेटिव स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लेटिस, thus producing a crystalline solid। और ऐसे इसके रिजल्ट के तौर पे हमारे पास एक क्रिस्टलाइन मटेरियल जो सॉलिड बनेगा, ठीक है, उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। So, और दे कैन एग्रीगेट विद नो पर्टिकुलर ऑर्डर। ये दूसरे केस में क्या होगा कि पर्टिकुलर ऑर्डर में ना मौजूद हो, उस केस में हम क्या उनको कहेंगे, इस केस दे फॉर्म amorphous solid from the peak नहीं होगा जो मटेरियल बनेगा वो मटेरियल बनेगा amorphous solid। उसके बाद देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं सॉलिड मटेरियल्स की। तो सॉलिड मटेरियल्स जो है ये देखिए आपके सामने गैलीना है, क्वार्ट्ज है, पायराइट है। तो इन सब में देखें आपको जो क्रिस्टलाइन है मटेरियल उसकी बनावट से, शेप से ही पता चल जाता है, ठीक है, मटेरियल जो है वो डिफरेंट होता है amorphous। उसमें देखें लेफ्ट में क्रिस्टलाइन फेसेस, क्रिस्टलाइन फेसेस भी आपको नजर आ रहे हैं। द फेसेस ऑफ क्रिस्टल्स कैन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स एज इन गैलीना, यानी गैलीना है लेड सल्फाइड और पायराइट है हमारे पास आयरन सल्फाइड Ps2 और लेड सल्फाइड TbS, और एट अदर एंगल एज इन क्वार्ट्ज, जैसे कि राइट साइड पे क्वार्ट्ज में भी दिखाया गया है। So cleavage surfaces of an amorphous solid, और उसके बाद देखें volcanic glass with the same chemical composition as granite, typically calcium, aluminium, silicate, tends to have curved irregular surfaces when cleaved। ये देखें हमारे पास जो सॉलिड है मटेरियल जो है किस तरह से नजर आता है। ये देखिए क्रिस्टलाइन में काफी बड़ी फाइन शार्प किस्म की बाउंड्रीज जो है वो नजर आती है सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है crystalline solid की। Crystalline solids and crystals have distinctive internal structures that in turn lead to distinctive flat surfaces। crystalline solid के जो internal structure है वो भी बहुत distinctive है। The faces intersect at angles that are characteristic of a substance। और faces जो है वो खास एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या मुराद है, इससे ये मुराद है कि फेसेस जो है खास एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम उनकी एक्स रे डायफ्रैक्शन स्टडी करें तो जो एक्स रेज डायफ्रैक्शन है वो हमें खास उनका पैटर्न देगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे जिस तरह हम ह्यूमंस के थंब इम्प्रिंट्स हैं या फिंगर इम्प्रिंट्स हैं, ठीक है, हर बंदे के ये यूनिक होते हैं। तो इसी तरह हर सॉलिड क्रिस्टलाइन मटेरियल के लिए भी जो XRD का एनालिसिस का जो भी ग्राफ होगा, ठीक है, वो एक डिस्टिंक्टिव होगा, ठीक है, हर उस मटेरियल के लिए
एक डिफरेंट ही ग्राफ जो है वो होगा। और ये उसकी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, चाहे क्रिस्टल आपके पास स्मॉलर है या क्रिस्टल्स आपके पास लार्जर साइज में, तो दोनों केसेस में आपके पास जो पैटर्न होंगे वो सेम होंगे, एक्सआईडी के पैटर्न, ठीक है। तो ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसी बेसिस पे आप उस मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं दूसरे मटेरियल से, अलग उसको समझ सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं। The characteristic angles do not depend upon the size of the crystal. ये देखिए साइज ऑफ द क्रिस्टल पे डिपेंड नहीं करते, जैसे कि हमने बात की अगर क्रिस्टल के साइज छोटा भी है तो उस केस में भी आपके पास जो पैटर्न होगा वो सेम ही होगा। They reflect the regular repeating arrangement of the component atoms, molecules or ions in space. When an ionic crystal is cleaved, देखिए जब ionic crystal को क्लीव किया जाता है, जैसे कि 12.1, ये देखिए एग्जांपल में नेक्स्ट, कि यहाँ पे देखिए ये सॉलिड मटेरियल है, ये आपको नजर आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे, इसको क्लीव किया गया, यानी ये जो देखिए अपर टू लेयर्स हैं उनमें स्ट्रेस जो है राइट डायरेक्शन में लग रही है और जो लोअर टू लेयर्स हैं उनमें लेफ्ट लग रही है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रेस क्या होता है कि आपके पास जो क्रिस्टल है वो क्लीव कर जाता है, यानी ये जो ऊपर वाली दो लेयर्स हैं ये स्लिप कर जाएंगे इधर से, तो इसको वो क्लीव की टर्म जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। When an ionic crystal is cleaved, for example, repulsive interaction causes it to break along fixed planes to produce new faces that intersect at the same angle as those in the original crystal. तो नए जो फेसेस बन रहे हैं वो भी उसी एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे थे जैसा कि पहले से मौजूद क्रिस्टल में फेसेस इंटरसेक्ट कर रहे थे। So in a covalent solid such as a cut diamond, ठीक है, डायमंड के केस में भी क्या होता है, angles at which the faces meet are also not arbitrary but are determined by the arrangement of the carbon atoms in the crystal. तो उसके भी जो आपके पास फेसेस हैं वो भी स्पेसिफिक एंगल्स पे होते हैं क्योंकि वो एक क्रिस्टल ही होता है, की तरह रहते हैं। उसके बाद देखिए फिगर 12.1, फिगर 12.1 में देखिए क्लीविंग अ क्रिस्टल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड अलोंग अ प्लेन ऑफ आयंस। ये देखिए आपके पास ब्लू और रेड में ये डिफरेंट एटम्स नजर आ रहे हैं, तो इसको क्लीव किया गया है, यानी ऊपर टू लेयर्स और जो दो लेयर्स नीचे हैं उनके दरमियान में। तो उसके बाद देखें डिफॉर्मेशन ऑफ द आयनिक क्रिस्टल causes one plane of atoms to slide along the another। तो एक जो प्लेन है ऊपर वाला वो स्लाइड करते हुए दूसरे प्लेन के ऊपर स्लाइड करते हुए मूव कर जाता है। The resulting repulsive interactions between ions with like charges cause the layers to separate। तो रिजल्ट के तौर पे रिपल्सिव इंटरेक्शंस के तौर पे आपके पास जो लेयर्स हैं वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। Crystals tend to have relatively sharp, well-defined melting points because all the component atoms, molecules, or ions are the same distance from the same number and type of neighbors. That is, the regularity of the crystalline lattice creates local environments that are the same. तो क्रिस्टल्स के अंदर हमें पता है कि जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत शार्प होते हैं, यानी एक ही डिग्री सेल्सियस यानी वो पॉइंट होगा जहाँ पे सारे का सारा सॉलिड आपके पास मेल्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आज तो एटम्स जो है वो सिमिलर होते हैं, उसमें जो एक इन्वायरमेंट बनता है सिमिलर एटम्स होने की वजह से, सेम डिस्टेंस पे होने की वजह से, वो भी एक सिमिलर इन्वायरमेंट बनता है थ्रू आउट द क्रिस्टल। उसके बाद एक thus the intermolecular forces holding the solid together are uniform। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो सॉलिड को बाउंड किए रखती हैं, दे आर यूनिफॉर्म and the same amount of thermal energy is needed to break every interaction simultaneously। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है उसको ब्रेक करने के लिए।
जबकि amorphous solids के केस में देखें, amorphous solids have two characteristic properties. When cleaved or broken, they produce fragments with irregular, often curved surfaces. तो जो amorphous materials हैं, solids जो हैं, उनको ब्रेक किया जाता है तो वो क्या करते हैं कि irregular और कर्व सर्फेसेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में वो ब्रेक कर जाते हैं, जैसे कि शीशा टूटता है, ग्लास. एंड दे हैव poorly defined patterns when exposed to x-rays, और x-rays अगर उनका किया जाए तो उनका कोई खास पैटर्न जो है वो भी हमें नहीं मिलता, जबकि क्रिस्टलाइन केस में हमें एक खास किस्म का पैटर्न मिलता है. So because their components are not arranged in a regular array, an amorphous translucent solid is called a glass. Amorphous solid जो है उसको glass भी कहते हैं. Almost any substance can solidify in amorphous form. If the liquid phase is cooled rapidly enough, some solids, however, are intrinsically amorphous. कुछ solids जो है वो by nature amorphous होता है, because either their components cannot fit together well enough to form a stable crystalline lattice, or they contain impurities that disrupt the lattice. या उसमें impurities होती हैं तो या वो वैसे ही फिट नहीं हो पाते क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह. मिसाल के तौर पे केमिकल कंपोजिशन एंड बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ क्वार्ट्ज. क्वार्ट्ज देखें, हमारे पास क्वार्ट्ज होता है बेसिकली सिलिका SiO2, तो उसकी एग्जांपल है अमॉर्फस सॉलिड के केस में. देखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर्म में भी होता है और क्वार्ट्ज ग्लास भी होता है, तो दोनों में SiO2 भी होता है. एंड बोथ कंसिस्ट ऑफ लिंक SiO4 टेट्राहेड्रा. दोनों में जो है वो SiO4 जो है वो टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें एग्जिस्ट करता है. द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस आर नॉट, लेकिन अरेंजमेंट जो है वो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस की डिफरेंट होती है. सो क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज कंटेन्स अ हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स. जबकि देखें क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज के केस में जो अरेंजमेंट है वो हाईली ऑर्डर्ड होती है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम्स की, जबकि क्वार्ट्ज ग्लास के केस में atoms are arranged almost random. उसमें randomly arranged होता है. So when molten SiO2 is cooled rapidly 4 Kelvin per minute के हिसाब से इसको cool किया जाता है, it forms quartz glass. तो जाके इसका जो है वो quartz glass बनता है. Whereas the large perfect quartz crystal solid sold in mineral shops have had cooling times of thousands of years, जबकि जो कुदरती तौर पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स पाए जाते हैं उनको जो है वो कई हजारों साल का वक्त जो है वो कूलिंग में लगा है, तब जाके क्रिस्टल इस शेप में और इस फॉर्म में बने. सो इन कंट्रास्ट एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस मच मोर रैपिडली. देखें एल्यूमिनियम के क्रिस्टल्स जो है वो बहुत तेजी से क्रिस्टलाइज होते हैं. हमारे पास एल्यूमिनियम अगर आपने बनाना है, क्या होता है कि amorphous aluminum forms only when the liquid is cooled at the extraordinary rate of 4 into 10 raised to power 13 Kelvin per second. तो अगर आपके पास आप चाहते हैं amorphous एल्यूमिनियम बनाना, तो उस केस में उसकी कूलिंग रेट जो है वो बहुत हाई रखना पड़ेगा, यानी 4 into 10 raised to power 13 Kelvin per second अगर आप इस हिसाब से करिए, फिर जाके आपको वो amorphous फॉर्म में मिलेगा. So which prevents the atoms from arranging themselves into a regular array. तो इस वजह से जो एटम्स जो हैं वो एक रेगुलर एरे जो है उसमें फॉर्म करने से जो है वो अवॉइड करते हैं. ठीक है, उसके बाद देखें द लेटेस्ट ऑफ क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज. ये क्वार्ट्ज का जो आपके पास लेटेस्ट आपको नजर आ रहा है सामने. The atoms form a regular arrangement in a structure that consists of linked tetrahedra. ये linked tetrahedra जो है उस फॉर्म में जो है ये स्ट्रक्चर बनता है. In an amorphous solid, the local environment, including both the distances to neighboring units and the numbers of neighbors, varies throughout the material. तो पूरे मटेरियल में जो वो वेरिएशन नजर आते हैं. So different amounts of thermal energy are needed to overcome these different interactions. Consequently, amorphous solids tend to soften slowly over a wide temperature rather than having a well-defined melting point.
क्योंकि ये भी अमॉर्फस है तो इसलिए इनका वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह. So if an amorphous solid is maintained at a temperature just below its melting point, और अगर इसको maintain किया below its melting point for long periods, उस केस में कुछ चांसेस हैं कि component molecules, atoms or ions can gradually rearrange into a more highly ordered crystalline form. उस केस में कुछ चांसेस हैं कि ये अपने आप को ज्यादा ऑर्डर्ड फॉर्म में क्रिस्टलाइन फॉर्म में अरेंज कर सकें. अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वो अमॉर्फस लाइक स्ट्रक्चर जो है वही बनती उसी को प्रेफर करेंगे अमॉर्फस स्ट्रक्चर में रहना. नोट देखें इसमें हमारे पास जो है crystals have sharp well defined melting points जबकि amorphous solids do not. तो crystal जो है एक important इसमें चीज जो हमने ऑब्जर्व की है वो यही है कि crystals के केस में हमारे पास जो है melting point या boiling point है वो बहुत sharp होता है, जबकि amorphous के केस में हमारे पास जो melting point है वो sharp नहीं होता. ओवरऑल समरी अगर देखें हमारे जो अभी तक हमने डिस्कस किया है क्रिस्टलन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में, तो हमने देखा है कि क्रिस्टलन सॉलिड्स के केस में द सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. तो एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो क्रिस्टलन के केस में या आयंस या मॉलिक्यूल्स जो हैं in which the components are generally locked into their positions. ठीक है, अपनी अपनी पोजीशंस पे जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. लॉक से मुराद ये है कि फिक्स रहते हैं, उनकी पोजीशन वहीं पे मूव नहीं कर सकते. तो the components can be arranged in a regular repeating three dimensional array. ठीक है, यानी क्रिस्टल लेटेस की फॉर्म में अरेंज जो है वो होते हैं. So which results in a crystalline solid. तो यही जो है वो भी crystalline solid के बना रहता है. Or more or less randomly to produce an amorphous solid. या अगर randomly होंगे अरेंज तो फिर क्या प्रोड्यूस करेंगे amorphous solid. Crystalline solids have well-defined edges and faces. अब crystalline solids में हमने लास्ट पे रीड किया, थोड़ी देर पहले भी देखा कि हमारे पास crystalline solid में जो edges और faces हैं वो well-defined शार्प है. So डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो भी उनके डिस्टिंक्ट होते हैं. ठीक है, एंड टेंड टू हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स और उनके मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प होते हैं. यानी एक वाइड रेंज के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते, एक खास पॉइंट पे जाके पूरे का पूरा सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाता है, लिक्विड फेज में आता है. So in contrast, amorphous solids have irregular or curved surfaces. तो amorphous के केस में जो सॉलिड होते हैं उनके आपके पास irregular या curved surfaces जो हैं वो होते हैं, एग्जिस्ट करती हैं. एंड दे डू नॉट गिव वेल रिजॉल्व एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न. उनका पैटर्न भी एक्सरे का जो है वो वेल रिजॉल्व नहीं होता. ठीक है, कोई खास किस्म का नहीं होता, डिस्टिंक्ट नहीं होता, एक ही जैसा हम सा होता है. ठीक है, उसमें ग्राफ एक ही तरह का आ रहा था, तो वो इतना शार्प पीक्स जो है वो नजर उसमें नहीं आती. सो एंड मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स. और उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी एक खास स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं होता, एक वाइड रेंज होती है. ठीक है, उसमें वो फिर कहीं पे भी जो है वो मेल्ट हो रहा है. ये था बेसिकली डिफरेंस बिटवीन crystalline solids and amorphous solids. Crystalline जो सॉलिड्स हैं वो हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल्स हैं वो वेल अरेंज्ड हैं इन थ्री डायमेंशनल एरेज, जबकि अमॉर्फस के केस में एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस जो हैं वो वेल अरेंज्ड नहीं होते. तो इसी बेसिस पे उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी डिफरेंट हो जाती हैं. ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो वेल डिफाइंड शार्प जो है मेल्टिंग पॉइंट है, वेल डिफाइंड एजेस और फेसेस होते हैं और एक्सरेज को डिफ्रैक्ट करते हैं, जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनके फेसेस जो हैं वो इरेगुलर और कर्व होते हैं और वो एक्सरे को जो है डिफ्रैक्ट नहीं करते. ठीक है, और उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी शार्प नहीं होता है और वो वाइड रेंज पे मेल्टिंग पॉइंट जो है उनका एग्जिस्ट कर रहा होता है.
तो इसी बेसिस पे ये देखें, चंद एक क्वेश्चन है आपके लिए, शॉर्ट क्वेश्चन कह लें, एमसीक्यूज कह लें। तो ये आपको गिवन है, 6-7 के करीब है। तो इनको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, मजीद कंसेप्ट को बेहतर करने के लिए जो है वो देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जो है वो आज का हमारा लेक्चर जो है वो एंड होता है। तो अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड से रेलिवेंट, तो वो पूछ सकता है। जी बच्चे, किसी का कोई भी क्वेश्चन है क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड से रेलिवेंट, तो वो पूछ सकते हैं। नो सर। ओके सो कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चे किसी का भी? इफ there is no question, then we can end our today's lecture on crystalline amorphous solid. तो आज का लेक्चर पे एंड करते हैं इधर ही। सर, जी बेटा। सर स्पेक्ट्रोमेट्री हमने की परफॉर्म की थी अपने लैब में, तो वहां पे ना स्पेशल टाइप की ग्लास यूज होता है स्पेक्ट्रोमीटर में, उसको क्वार्ट्ज कहते हैं वो। और ये जो आप क्वार्ट्ज बात कर रही है, दोनों सेम ग्लास है? देखिए इसमें काफी वैरायटी है। कॉर्ड्स जो है बच्चे, कॉर्ड्स ग्लास भी हो सकता है। अगर आप ग्लास की बात करेंगे तो वो क्रिस्टलाइन नहीं होगा, ठीक है, अमॉर्फस टाइप होगा। तो इसमें काफी सारी वैरायटी, ठीक है। और कुछ केसेस में हम जानबूझ के ग्लास यूज करते हैं पैटर्न लेने के लिए, ताकि उसका इंटरफेरेंस ना आए सैंपल के साथ, ठीक है। जबकि कुछ केसेस में जो कॉर्ड्स, जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं, तो उस वक्त जो क्वार्ट्ज मटेरियल है वो अब आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाता है, ठीक है। उसमें जो एटम्स हैं वो वेल अरेंज्ड एंड 3 डायमेंशनल एरेज में। जबकि जो ग्लास की बात करेंगे तो उसमें अरेंजमेंट नहीं होगी, वो अमॉर्फस सॉलिड ही होगा। ओके सर। ठीक है, तो विद दिस वी एंड टुडेस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह वेडनेसडे को, वेडनेसडे बल्कि थर्सडे को है आपका लेक्चर, ठीक है। अपने लिए भी दुआ मांगे और सर के लिए भी दुआ मांगे, और प्लस एडवांस ईद मुबारक भी तमाम बच्चों को, ठीक है, खैर मुबारक जी, ये भी सेक्शन दोनों को। तो इंशाल्लाह फिर जो है मुलाकात ईद के बाद होगी, अगर छुट्टियां हो जाती हैं तो, ठीक है। तो इसलिए एडवांस में ईद भी मुबारक हो आप सबको। फिर इंशाल्लाह ईद के बाद फिर मिलेंगे नई एनर्जी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो गया? ऐसा ठीक है, करिए, ठीक है सर। मैं अभी बस आ रहा हूँ, मेरे पास एक पेपर है, मैं अभी वो पेपर भी लाता हूँ। अभी मैं 1 मिनट में आया आपके पास। मैं आ रहा हूँ सर। मैंने आपको देखना था, बैठे मिनट